नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस बाय वीपी मेला में। तो आज हमारा 9 नंबर का चैप्टर रहेगा क्लास 6 का साइंस का। तो उम्मीद है क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है संजीव एवं उनके उनका परिवेश, यानी जो सजीव प्राणी हैं उनके बारे में तथा उनका परिवेश, वो खाते क्या हैं, रहते कहाँ पर है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। समुद्र की बात करें तो समुद्र में जो जंतु और पौधे होते हैं वो किस प्रकार के जल में रहते हैं, तो समुद्र में आपको पता होगा लवणीय जल यानी खारा जल होता है, तो उसी में रहते हैं। तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। अब आप सभी को पता होगा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि वायु जो जल होता है उसके अंदर कौन सी वायु विलेय होती है, तो ऑक्सीजन होती है, जिसका उपयोग जलीय जीव श्वसन के लिए करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मरुस्थल में जल की कमी पाई जाती है। आप सभी को पता होगा कि मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसमें जल की कमी पाई जाती है तथा दिन में मरुस्थल बहुत गर्म हो जाता है एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। ये आप सभी को पता है कि मरुस्थल में रहेंगे तो वो धरती पर ही रहेंगे, यानी भूमि पर रहेंगे एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे चले तो हम देखो आवास एवं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, देखो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो किसी आवास या परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। यानी किसी पौधे या जंतु की हम बात करें तो उसके लक्षण और उसके स्वभाव के अनुसार जहाँ पर वो रहना पसंद करता है, वो आवास या परिवेश होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुकूलन कहते हैं। देखो इसके में हम पढ़ेंगे तो ऊँट के बारे में और मछली के बारे में। सबसे पहले कि ऊँट कहाँ पर रहना पसंद करता है, उसकी संरचना के आधार पर कहाँ पर रहना उचित रहता है, और मछली कहाँ पर रहना उचित रहेगा मछली के लिए। तो देखो ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। कैसे बनाती है, देखो ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर पेट की गर्मी से दूर रहता है। यानी जो ऊँट के पैर होते हैं लंबे होते हैं, इसके कारण उसका शरीर है वो पेट की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा पसीना भी नहीं आता। ऊँट को पसीना बहुत कम आता है क्योंकि शरीर से जल की कमी बहुत कम होती है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आपको पता होगा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये बिना पानी के भी थोड़े दिन रह सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मछली की, हम बात करें, देखो पहले हमने ऊँट का एग्जाम्पल देखा, अब हम बात करते हैं मछली की कि मछली जल में रहना ही उसके लिए अच्छा क्यों होता है। तो देखो मछली की आकृतियों में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का आकार कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, यानी तैरने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकनी सल्कों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है, चिकनी सल्कों से ढका रहता है। यह सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करती है, साथ ही गति करने में भी सहायक होती हैं। मछली की गति किसके द्वारा बढ़ती है, जो उसके शरीर पर चिकनी सल्के होते हैं उनके द्वारा उसकी गति बढ़ती है। मछली के पंख एवं पूंछ चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। इस कारण मछली समुद्र में रहना उसके लिए अनुकूल माना जाता है। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं। क्या होते हैं, क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वसन लेने में यानी सांस लेने में सहायता करते हैं। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, तो गिल के द्वारा सांस लेती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन उदाहरणों से पता चलता है कि ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है, जबकि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायता करती है। आगे हम पढ़ेंगे आवास के बारे में। तो देखो आवास क्या होता है। आवास किसी सजीव का वह परिवेश होता है जिसमें वह रहता है। क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। ये आप सभी को पता होगा। अगला स्थलीय आवास। स्थलीय आवास क्या होगा, जो स्थल पर रहते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे हम बात करें तो वन हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र हो जाएंगे। ये सारे के सारे स्थलीय आवास हो जाएंगे। जलीय आवास की बात करें तो जैसे समुद्र हो गया, जलाशय हो गया, दलदल, झीलें, नदियां एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु रहते हैं, कौन सा आवास हो जाएगा, तो वो जलीय आवास हो जाएगा। जहाँ पर जल होता है तो हो जाएगा जलीय आवास। नेक्स्ट आता है जैव घटक क्या होते हैं और अजैव घटक क्या होते हैं। तो वो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। क्या होते हैं, जैव घटक होते हैं। यानी किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, उसके क्या होते हैं, उस आवास के क्या होते हैं, जैव घटक होते हैं। अगला आता है अजैव घटक।
जैसे चट्टान जो निर्जीव होते हैं, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा परिवेश के कौन से घटक हैं? तो अजैव घटक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा परिवेश के कौन से घटक होते हैं? तो अजैव घटक होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय पादप के बारे में। तो देखो मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थलीय पादपों पौधों की पत्तियां छोटी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। क्या आप सभी को पता होगा कि मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, न कि बड़ी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटोसूल का रूप ले लेते हैं, यह आपने देखा होगा। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल की हानि कम होती है, यानी जल बच जाता है, जल का नुकसान नहीं होता है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना इसका तना होता है, तना होती है। ये इंपॉर्टेंट है, नागफनी में इसकी जो पत्ती जैसी संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? हम तना होता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण भी सामान्यतः तने द्वारा ही होता है, इसमें नागफनी में। और ये मरुस्थल के पौधे का एग्जाम्पल है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां व तनों पर मोटी मोम की परत पाई जाती है जो जल संरक्षण का कार्य करती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। यदि हम बात करें जो मरुस्थल के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जल के अवशोषण के लिए, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए, वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होगी और जल मरुस्थल में नीचे होता है। तो जल को लाने के लिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इसके अलावा बात करें कि मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां और तनों पर एक मोटी मोम की परत पाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है? जल का संरक्षण होता है, यानी जल का बचाव होता है। अब यदि हम बात करें मरुस्थलीय पौधों के उदाहरण तो नागफनी का हमने देखा, जैसे केर हो गया, बबूल हो गए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नागफनी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, सॉरी, मरुस्थलीय पादप के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करें मरुस्थलीय जीवों की तो देखो मरुस्थल की हम बात करें तो दिन में मरुस्थल की जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है जबकि रात को ठंडी रहती है। इसके कारण जो यहाँ पर जीव रहते हैं वो छोटे जो जीव होते हैं वो ज़्यादातर बिलों में रहते हैं। तो दिन के समय बिलों के अंदर रहते हैं तथा रात के समय बिलों से बाहर आते हैं, क्योंकि रात के समय जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है जबकि दिन में गर्म रहती है। अधिकांश मरुस्थलीय छोटे जीव बिलों में रहते हैं। यह गर्मी से बचने के लिए दिन के समय में बिल में चले जाते हैं तथा रात्रि के समय बाहर निकलते हैं। जैसे हम बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? सरप और चूहा हो जाएगा। ये दिन के समय तो बिलों के अंदर घुस जाते हैं तथा रात्रि के समय जब ठंड होने लगती है, जब मरुस्थलीय मिट्टी ठंडी हो जाती है तो रात्रि के समय अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। आगे हम बात करें पर्वतीय पादप की। सब पहले हमने देखा मरुस्थलीय पादप और मरुस्थलीय जंतुओं के बारे में, अब हम करेंगे पर्वतीय पादपों के बारे में बात। तो देखो ये आवास क्षेत्र सामान्यतः ठंडे होते हैं तथा इनमें तेज हवाएं चलती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? ठंडे होते हैं तथा इनमें हवा भी तेज गति से चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी क्या होता है? बर्फ। तो बर्फ भी यहाँ पर पड़ती है, बर्फ। पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकाल में क्या होता है? हिमपात होता है, यानी बर्फ पड़ने लग जाती है। पर्वतीय वृक्ष सामान्यतः कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना। पर्वतीय वृक्ष होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। यानी जब हम बात करें तो जब वर्षा होती है या वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो वृक्षों की पत्तियां होती हैं वो किसी सुई के आकार की होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर उन पत्तियों पर वर्षा का जल और बर्फ इकट्ठा नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होकर क्या होता है? नीचे की ओर खिसक जाता है। आगे हम बात करें पर्वतीय जंतुओं के बारे में। देखो पर्वतीय जंतुओं की त्वचा मोटी होती है जो उन्हें सर्दी से बचाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी या हिमपात या वर्षा अधिक होती है। इस कारण जो वहाँ के जंतु होते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है जिसके कारण वो सर्दी से बच जाते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। इसके अलावा बात करें हम पहाड़ी तेंदुए की तो पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर क्या होते हैं? फर होते हैं जो उसे बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार जो चट्टानें होती हैं पर्वतीय क्षेत्र उसमें दौड़ने चलने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा घास स्थल। अब घास स्थल की बात करें तो घास स्थल में कौन से जंतु रहेंगे जो तेज गति से दौड़ सकते हैं, जो शिकार करते हैं? इससे जो पशु रहेंगे वो किस में आएंगे? घास स्थल में आएंगे। तो देखो शेर वन अथवा घास स्थल में रहता है। घास स्थल में तेज गति से दौड़ने वाले शिकारी जीव पाए जाते हैं जो काफी शक्तिशाली होते हैं। जैसे हम बात करें तो शेर, चीता, बाघ, ईटीसी, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये घास स्थल में आ जाएंगे। तो घास स्थल में कौन से जीव रहेंगे जो तेज गति से दौड़ते हो या जो शिकार करते हो और जो काफी शक्तिशाली हो, किस में रहेंगे? घास स्थल में आएंगे। यदि हम हिरण की बात करें तो हिरण भी किस में रहेगा? घास स्थल में रहेगा।
हिरण तेज गति से दौड़ने में सक्षम होता है, जो इसको शिकारी जंतुओं से बचाता है। हिरण की गति तेज होती है, जिसके कारण वह अपने आप को शिकारी जंतुओं से बचाता है। हिरण पादप के कठोर तनों एवं पत्तियों को खाता है। क्या खाता है? पादप के कठोर तनों एवं पत्तियों को खाता है। यदि हम कठोर जो पादप के कठोर तने खाएगा, इसके कारण इसके दांत भी मजबूत होने चाहिए। इसलिए क्या होता है, इसके दांत भी मजबूत होते हैं। देखो, हिरण पादप के कठोर तनों एवं पत्तियों को खाता है, तो इसके दांत मजबूत होते हैं। यदि दांत मजबूत नहीं होंगे तो कठोर जो तना होता है उसको खा सकता है क्या? यदि बात करें हिरण की आंखें, तो हिरण की आंखें सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होती है, यानी दोनों ओर सिर के पार्श्व में स्थित होती हैं, जो प्रत्येक दिशा में देखने में इसकी सहायता करती है। जिस कारण इसको दूर से पता चल जाता है कि कोई पशु आ रहा है जो इसका शिकार कर लेगा, तो यहाँ से वहां से ये तुरंत दौड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जलीय आवास। समुद्री जीवों का शरीर धारा रेखीय होता है, ये हमने मछली में पढ़ा था, जिससे वे जल में सुगमता से चल सकते हैं या तैर सकते हैं। ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जीवों का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता, ये अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। धारा रेखीय की बात करें तो वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। यानी ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में तलहटी में नीचे नीचे रहते हैं, तथा इनके पास शिकार स्वयं चलकर चला जाता है, और शिकार जो इनके पास शिकार आता है उसी को वो पकड़ लेते हैं। जब वे चलते हैं तो समुद्र में चलने के लिए यदि शरीर धारा रेखीय होगा तो आसानी से चल जाएगा। तो ये क्या होते हैं, जब इनको चलना होता है तो अपने शरीर को उसी रूप अनुरूप ढाल लेते हैं, यानी धारा रेखीय शरीर बना लेते हैं। जब वे चलते हैं तो अपने शरीर को कैसा बना लेते हैं? धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल यानी क्या होते हैं? क्लोम होते हैं, जो मछली में भी होते हैं। बात करें हम डॉल्फिन व व्हेल की, तो कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। यानी डॉल्फिन व व्हेल में क्या नहीं होते हैं? गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं? सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। यह जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। यानी अंदर पानी के अंदर रहते हैं तो जल के बाहर यानी समुद्र की सतह पर आ जाते हैं, जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल को बाहर निकालते हैं, तो वहां से स्वच्छ वायु को अंदर भरते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलीय पादपों की। तो देखो, जलीय पादपों में कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जल मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण का कार्य करती है। हमने पहले भी देखा है कि स्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ है वो मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करती हैं। परंतु यदि जलीय जीवों की हम बात करें, जलीय पौधों में, तो जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी पर जमाए रखना होता है। देखो, जलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं वो आकार में छोटी होती है, जबकि स्थलीय पौधों की जड़ें हैं वो आकार में बड़ी होती हैं। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है तथा जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन का कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जलीय पादप। तो देखो, कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि जल के जो पौधे होते हैं, कुछ जलीय पौधे वो जल में पूर्ण रूपेण यानी पूरे रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। कहाँ पर वृद्धि करते हैं? जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकड़ी और पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। यानी कुछ पत्तियां हैं वो पतली और संकड़ी होती हैं, जो जल स्पीड से बहेगा उसके साथ ही अपने आप को मोड़ लेती हैं, मुड़ जाती हैं। यदि अन्य की बात करें तो कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई भी क्षति या हानि नहीं पहुंचती है। यानी कुछ पत्तियां तो कैसी होती हैं जो जल के साथ मुड़ जाती हैं, और कुछ पत्तियां अधिक होती भागों में विभाजित होती हैं, तो उनके अंदर जो स्पेस रहता है उसके अंदर से जल बहता रहता है, जिससे पत्ती को कोई भी क्षति या हानि नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंढक की। मेंढक कहाँ पर रहता है? तो आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु होता है मेंढक। यह तालाब के जल व स्थल दोनों भागों पर रह सकता है, जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। इसके पश्चे पाद लंबे और मजबूत होते हैं, यानी पीछे के जो पैर होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं, जो इन्हें छलांग लगाने एवं शिकार करने में सहायता करते हैं। मेंढक छलांग लगाकर चलता होगा, आपको पता होगा कि मेंढक चलता है तो कैसे छलांग लगाकर चलता है। छलांग किस कारण लगाता है? क्योंकि उसके जो पीछे के जो पैर होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने एवं शिकार करने में मदद करते हैं। अब देखो, हमारे आसपास के जीवों के बारे में हम चर्चा करें तो हमारे जो चैप्टर का नाम सजीव है उनका परिवेश, यानी सजीव और निर्जीव के बारे में हमें देखना है। तो हमारे चारों ओर बहुत से जीव पाए जाते हैं, अनेक वस्तुएं भी पाई जाती है। जीवों की हम बात करें तो वो आ जाएंगे सजीव में, जबकि अनेक वस्तु आ जाएंगी निर्जीव में।
जिन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला सजीव होगा, दूसरा निर्जीव। सजीव की बात करें तो देखो जंतु, मानव, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सजीव हो जाएंगे। देखिए हम निर्जीव की बात करें तो जैसे हमारा टेबल हो गया, मेज हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे निर्जीव हो जाएंगे। तो हमारे जो आसपास के जो जीव या वस्तु पाए जाते हैं उन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में, सजीव और निर्जीव में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजीव की। तो सजीव में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसके अलावा श्वसन होता है, श्वसन होता है, भोजन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये सारे के सारे जो प्रकार हैं वो किस में होते हैं, सजीवों में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, मानव हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सजीव प्राणी हो जाएंगे। निर्जीव की हम बात करें तो निर्जीव में क्या नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मेज पत्थर इत्यादि हो जाएंगे, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, निर्जीव में आ जाएंगे। अब देखो सजीवों को भोजन की आवश्यकता, बताओ सजीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती। सजीवों को अपनी वृद्धि के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, यानी भोजन सजीवों के लिए अनिवार्य वस्तु होती है। तो देखिए भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे जंतुओं के अलावा पेड़ पौधों के लिए भी भोजन आवश्यक होता है, वरना उनकी वृद्धि रुक जाती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जीव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब देखो जीवों में वृद्धि, तो देखो सजीवों में वृद्धि होती है जबकि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। सजीवों में वृद्धि धीरे धीरे होती है जिसका आभास हमें तुरंत पता नहीं चलता है। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको हम देखते हैं, मतलब 10 दिनों में हमने देखा, डेली रोज रोज देखते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। परंतु हमने आज देखा और 30 दिन बाद हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें वृद्धि हुई है। तो इस वृद्धि हर समय होती रहती है परंतु इसका आभास तुरंत नहीं होता, कुछ समय बाद होता है। तो देखो सजीवों में हर समय वृद्धि होती रहती है लेकिन इसका आभास तुरंत नहीं होता है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। अब बात करें हम सजीवों में श्वसन की, तो देखो श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। यदि वो श्वसन या सांस ही नहीं लेगा तो वो निर्जीव बन जाएगा, सजीव रहेगा ही नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा, शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। जब सांस लेंगे तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाएगी, सांस छोड़ेंगे तो शरीर के अंदर की वायु बाहर आएगी। सांस लेना श्वसन क्रिया का ही एक हिस्सा होता है, ये आप सभी को पता है। श्वसन में अंदर ली गई वायु कि ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। कौन सी गैस को हम बाहर निष्कासित करते हैं श्वास के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। किन किन में, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का ही एक हिस्सा होता है। यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें आदान गैस जो यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसका तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, जो भी क्या होगा एक श्वसन का ही पार्ट होता है, नहीं हिस्सा होता है। केचुआ, केचुए की हम बात करें तो केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछली की बात करें तो किसके द्वारा, गिल की सहायता से जल में विलेय वायु यानी ऑक्सीजन का अवशोषण करती है, यानी सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से, गिल की सहायता से। केचुए की बात करें तो त्वचा की सहायता से सांस लेता है। नेक्स्ट आगे देखो पौधों की हम बात करें तो पौधों में श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पौधों में पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, वह CO2 को वायु में निष्कासित कर देते हैं। पौधे केवल दिन के समय में भोजन बनाते हैं। अब यदि हम बात करें पौधों की भोजन बनाने की, तो भोजन आपको पता होगा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। और यह भी आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश दिन में ही रहता है, रात में नहीं रहता है। तो इसका मतलब सीधा से होगा कि पौधे केवल दिन में ही भोजन बनाते हैं, रात में तो बना ही नहीं सकते क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलेगा। जबकि श्वसन क्रिया में तो ऐसा हो नहीं सकता कि दिन दिन में सांस लेते हैं, रात को लेते नहीं है। तो देखो भोजन बनाने की क्रिया पौधों में दिन दिन में होती है, जबकि सांस लेने की प्रक्रिया दिन में भी होती है, रात में भी होती है, दोनों समय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा
पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इंपॉर्टेंट बात है, देखो भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा, जब पौधे भोजन बनाते हैं उस समय जो ऑक्सीजन की मात्रा निष्कासित होती है तथा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक नहीं बहुत अधिक होती है। आगे हम बात करें सजीवों की उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होती है या नहीं होती। तो देखो सजीवों में उद्दीपन एवं अनुक्रिया जैसी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम बात करें, जैसे कोई गर्म वस्तु उसको हमने हाथ लगाया, तो हाथ लगाते हैं हमें पता चल गया, हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो ये क्या होगी, उद्दीपन एवं अनुक्रिया जैसी एक क्रिया होती है, इन्हें हम क्रिया कहते हैं। गर्म वस्तु के हाथ लगाने पर तुरंत का हाथ का हटाना, सर्दी का लगना, छुई मुई जिसे गुल मेहंदी बोलते हैं का सिकुड़ना, पुष्पों का खिलना, पादपों का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना, जैसे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, तो ये किसका उद्दीपन का एग्जाम्पल हो गया। अंधेरे से यदि अचानक हम तेज धूप में बाहर जाते हैं तो हमारी आंखें अचानक बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें सजीवों में उत्सर्जन की बात, तो सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। यदि हम बात करें पौधों में, तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्राव के रूप में भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें सजीवों में प्रजनन। सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, यदि प्रजनन ही नहीं होगा तो संतान उत्पत्ति रुक जाएगी। तो देखो जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतु में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु का जन्म होता है, यानी कुछ जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं जिनसे शिशु का जन्म होता है, जबकि कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं तथा उनमें भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखो कुछ पौधे हैं वो बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं तथा हम उन्हें अंकुरित करके नया पौधा उगा देते हैं। जैसे हम फसल उगाते हैं तो हम बीजों को छिड़कते हैं खेतों में, तभी तो नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये एक प्रजनन की प्रक्रिया हो गई पौधों में। दूसरी हम बात करें तो कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे हम आलू की बात करें तो आलू के कायिक वाले भाग से नया पौधा बनता है। अब बात करें हम सजीवों की गति। आज का हमारे लास्ट टॉपिक रहने वाला है सजीवों में गति। तो सजीव गति करते हैं, आप सभी को पता होगा कि गति होती है वो सजीवों में होती है। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। अब बताओ सजीवों में गति होती है पर पौधे एक स्थान पर फिक्स रहते हैं, तो फिर वो सजीव कैसे हो गए। क्योंकि देखो पौधे हैं वो एक स्थान पर फिक्स तो रहते हैं क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो उनको भूमि पर जकड़े रखती हैं। लेकिन पौधे के अंदर जो खनिज और जल होता है उनका तो एक भाग से दूसरे भाग तक समित होते हैं, यानी गति करते रहते हैं। लेकिन पौधों में जल व खनिज एक भाग से दूसरे भाग तक समाहित होते हैं, यानी गति करते हैं। पुष्प का खिलना बंद होना, ये भी क्या होगा, एक पौधे की गति हो गया। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होना भी एक प्रकार की गति है। जैसे हमने देखा था कि सूर्य के प्रकाश की ओर पौधा मुड़ जाता है, ये भी क्या होगा, एक पौधे की गति होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।